Hello everyone, welcome back to my channel A to Z IAS. I am Dr. Riddhi and I am here with the next part of art and culture, that is post-Mauryan art. तो पिछले लेक्चर में हमने मौर्यन आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में बात की थी। आज हम मौर्यन पीरियड के बाद में जो हमारी आर्ट रही उसके बारे में बात करें। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर से। सो आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर इन सेकेंड सेंचुरी BC, तो सेकेंड सेंचुरी BC में मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन हो गया। उसके बाद स्मॉल डायनेस्टीज स्प्रैंग अप इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया। उसके बाद एकदम से कोई नई डायनेस्टी नहीं आई। हालांकि मौर्यन डायनेस्टी के बाद गुप्ता डायनेस्टी आई थी या गुप्त डायनेस्टी आई थी, लेकिन वो एकदम से नहीं आई थी इसके कोलैप्स के बाद। इसके बाद बहुत छोटी छोटी डायनेस्टीज आई इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में। जैसे नॉर्थ में देखें तो हम शुंगाज आए, फिर कानवाज, कुशानाज, शाकाज, ये सब आए थे नॉर्थ में। और अगर साउथ की बात करी जाए, साउथ सदर्न प्रोविंसेस और वेस्ट में, तो साउथ और वेस्ट में सतवानाज आए, इक्ष्वाकुज आए, अभिराज और वकाटकाज, ये सब आए। तो अलग अलग डायनेस्टीज आई जो छोटी थी, जो ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं रही। थोड़े थोड़े टाइम उनका जो है राज रहा, उसके बाद वो लोग डिक्लाइन हो गई डायनेस्टीज। इसी तरह से जो रिलीजन है, इट ऑल्सो सीन रिलीजियस सीन्स जो थे उसमें भी काफ़ी अलग अलग चीज़ें आई थी। जैसे इमर्जेंस ऑफ ब्राह्मणिकल सेक्ट्स सच एज शैवाइट्स, वैष्णवाइट्स और शक्ताइट्स। ठीक है, तो जो रिलीजन था उसमें भी काफ़ी डिफरेंसेस देखने को मिले। जैसे शैवाइट्स जो शिव की पूजा करते थे वो लोग आए, वैष्णवाइट्स जो विष्णु जी को मानते थे, या शक्ताइट्स जो शक्ति को मानते थे। शक्ति किसको, जिसे हम अम्बे माता बोलते हैं, वो शक्तियाइट्स। तो ऐसे बहुत सारे रिलीजन में भी काफ़ी डिफरेंसेस देखे। तो जो आर्ट थी इस पीरियड की, इट स्टार्टेड रिफ्लेक्टिंग द चेंजिंग सोशियो पॉलिटिकल सिनेरियो। तो इसकी आर्ट में भी ये दिखा जो सोशल और पॉलिटिकल लेवल पे जो चेंजेस आ रहे थे वो आर्ट के थ्रू एक्सप्रेस किए जा रहे थे। द आर्किटेक्चर इन द फॉर्म ऑफ रॉक कट केव्स एंड स्तूपास कंटिन्यू। तो रॉक कट केव्स भी रहीं और स्तूपास भी रहे, जो कि मॉडर्न आर्ट में भी थे। विद ईच डायनेस्टी इंट्रोड्यूसिंग सम यूनिक फीचर्स। तो वही मैंने बताया, कुछ एडवांस फीचर्स आ गए, कुछ अलग फीचर्स आ गए। मेन जो है आपका बेसिक लेवल वही रहा कि हाँ स्तूपास बन रहे हैं, लेकिन हर डायनेस्टी ने अपना कुछ यूनिक फीचर उस आर्ट में डाल दिया। Similarly, different schools of sculptures emerged and the art of sculpture reached its climax in the post-modern period. और आर्ट जो था, स्कल्पचर का जो आर्ट था, वो सबसे पीक पे पहुंचा था पोस्ट मॉडर्न पीरियड में। बहुत सारे स्कूल्स भी आए थे स्कल्पचर के, जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पहले लेते हैं आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर में फर्स्ट टाइप आता है रॉक कट केव्स। तो दिस पीरियड द कंस्ट्रक्शन ऑफ रॉक कट केव्स कंटिन्यू। तो वही मैंने जैसे बताया, रॉक कट केव्स मॉडर्न आर्ट में भी पढ़ी थी हमने, तो इसमें भी वो कंटिन्यू रही। तो लेकिन इस पीरियड में दो तरह की रॉक केव्स देखने को मिली हमें, चैत्य और विहार। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? विहार जो थे दे वर रेजिडेंशियल हॉल्स फॉर बुद्धिस्ट एंड जैन्स। तो जो बुद्धिस्ट और जैन मॉन्क्स थे उनके लिए रहने की जगह थी विहार्स। दीज आर दी विहार्स। मौर्यन एम्पायर में भी थे विहार्स। ठीक है, फिर आए चैत्य। चैत्य हॉल्स वर डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। तो चैत्य जो थे वो पोस्ट मौर्यन टाइम में आए थे। विहार्स तो मौर्यन पीरियड में भी थे, मैंने आपको मौर्यन पीरियड में भी विहार्स पढ़ाए थे। और पोस्ट मॉडर्न पीरियड में चैत्य डेवलप हुए। चैत्य क्या होता है? दे वर मेनली क्वाड्रेंगुलर चैम्बर्स विद फ्लैट रूफ्स एंड आर यूज्ड एज प्रेयर हॉल्स। तो विहार तो रेजिडेंशियल हॉल की तरह काम में आते थे, और चैत्य जो थे वो पूजा करने की जगह थी, प्रेयर हॉल्स बोल सकते हैं। ये विहार की चैत्य की फोटो है। देवर क्वाड्रेंगुलर चैम्बर्स थे और उनकी फ्लैट रूफ्स होती थी, जैसे ऐसे गुम्बद जैसा नहीं होता था, डोम नहीं होता था, फ्लैट रूफ्स होती थी, एंड देवर यूज्ड एज प्रेयर हॉल्स। द केव्स ऑल्सो हैड ओपन कोर्टयार्ड। अभी जो केव्स थी इनमें ओपन कोर्टयार्ड्स भी थे, और इनमें वॉल्स होती थी, स्टोन की स्क्रीन वॉल्स होती थी, जिससे जो बारिश है उससे बचाव कर सके, टू शील्ड फ्रॉम द रेन। एंड दे वर ऑल्सो डेकोरेटेड विद ह्यूमन एंड एनिमल फिगर्स। तो इनका डेकोरेशन भी ह्यूमन और एनिमल फिगर्स के थ्रू होता था। एग्जाम्पल जैसे कार्ले चैत्य हॉल एग्जाम्पल हो गया, अजंता केव्स हो गई एग्जाम्पल। तो अजंता केव्स जो थी वो 29 केव्स, एक केव नहीं है अजंता केव, 29 केव्स की सीरीज है, जिसमें से 25 तो विहार्स हैं और 4 चैत्यास हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना कि अजंता केव्स इट इज़ अ सीरीज ऑफ 29 केव्स इन विच 25 आर विहारास एंड 4 आर चैत्यास। ठीक है, अब आते हैं स्तूपास। तो स्तूपास मौर्यन पीरियड में भी बनाए गए थे बहुत सारे। सबसे 84,000 स्तूपास बनाए थे अशोका ने, मैंने आपको बताया भी था ये चीज़। ठीक है, तो स्तूपास जो हैं इस पीरियड में क्या हुआ, दे बिकम मोर लार्जर एंड मोर डेकोरेटिव।
तो स्तूपास थे वैसे ही, लेकिन और बड़े बनाते गए और डेकोरेशन, उनमें डेकोरेशन इंक्रीज कर दी, डेकोरेशन बढ़ा दी पोस्ट मौर्यन पीरियड में। सो स्टोन वॉज इंक्रीजिंगली यूज इन प्लेस ऑफ वुड एंड ब्रिक। तो मौर्यन पीरियड में जो स्तूपास वगैरह बनते थे वो वुड से, लकड़ी से और ब्रिक से बनते थे, ईंट से। लेकिन पोस्ट मॉडर्न पीरियड में पत्थर यूज होने लगे। स्टोन्स वर इंक्रीजिंगली यूज्ड इन प्लेस ऑफ वुड एंड ब्रिक। जो शुंगा डायनेस्टी थी, इट इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ तोरन्स एज ब्यूटिफुली डेकोरेटेड गेटवेज। तो ये जो गेटवे होता है एंट्री करने का, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस वन इज द गेटवे ऑफ द स्तूपा। तो जो शुंगा डायनेस्टी आई थी नॉर्थ में, उन्होंने एक इंट्रोड्यूस किया कॉन्सेप्ट तोरन्स का, कि तोरन्स लाए जाएं। तोरन्स क्या होते थे? ब्यूटीफुल गेटवेज जो हाईली डेकोरेटेड होते थे। द तोरन्स वर इंट्रिकेटली कार्व्ड विद फिगर्स एंड पैटर्न्स एंड वर एविडेंस ऑफ हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस। तो हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस ग्रीको रोमन इन्फ्लुएंस होता है, हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस। तो उससे ही पूरा इन्फ्लुएंस था इनका, जो स्ट्रक्चर था और जो डेकोरेशन था, मेनली जो डेकोरेशन था वो पूरा हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस था। हाईली डेकोरेटेड रहते थे गेटवेज। एग्जाम्पल ये बारहत स्तूपा है जो कि यूपी में है, और एक और था जो तोरण था सांची स्तूपा पे, वो भी पोस्ट मॉडर्न पीरियड में ही बनाया गया था। ठीक है, तो ये थे आर्किटेक्चर दो तरह के, रॉक कट केव्स और स्तूपास। अब आते हैं स्कल्पचर्स पे। स्कल्पचर्स के अंदर तीन मेन स्कूल्स आते हैं, गंधारा स्कूल, मथुरा स्कूल और अमरावती स्कूल। ये तीनों इस टाइम पे बहुत डेवलप हुए थे। So 3 prominent schools of sculptures developed in this period at 3 different regions of India, centered at Gandhara, Mathura और अमरावती। इन तीनों जगह पे ही हुए थे और उन्हीं के बेसिस पे इनके नाम रखे गए हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट। तो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट इट डेवलप्ड इन द वेस्टर्न फ्रंटियर्स ऑफ पंजाब नियर मॉडर्न डे पेशावर एंड अफगानिस्तान। तो आज का जो पेशावर और अफगानिस्तान का रीजन है, वहाँ पे ये डेवलप हुआ था गंधारा स्कूल। ठीक है, द ग्रीक इन्वेडर्स दे ब्रॉट विद देम द ट्रेडिशंस ऑफ द ग्रीक एंड रोमन स्कल्प्टर्स। तो क्या है, उस समय ग्रीक इन्वेडर्स आए थे, कुशानाज और ये सब ग्रीक इन्वेडर्स थे। तो ग्रीक इन्वेडर्स आए थे तो वो अपने साथ ग्रीक का ट्रेडिशन लाए, रोमन स्कल्प्टर्स लाए थे, विच इन्फ्लुएंस द लोकल ट्रेडिशंस ऑफ द रीजन। जिससे क्या है, वो जो ग्रीक और रोमन स्कल्पचर है वो इंडिया के जो स्कल्पचर है उसमें मिक्स हो गया। तो हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस इसी को बोलते हैं। गंधारा स्कूल ऑल्सो केम टू बी नोन एज ग्रीको इंडियन स्कूल ऑफ आर्ट। तो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट को हम ग्रेको इंडियन स्कूल ऑफ आर्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इट इज इन्फ्लुएंस थ्रू ग्रीको रोमन कल्चर। नाउ दिस स्कूल फ्लरिश्ड इन 2 stages in the period from 50 BC to 500 AD। तो ये 2 पीरियड में फ्लरिश हुआ, एक तो 50 BC के टाइम और एक 500 AD के टाइम। तो जो 50 BC वाला टाइम था, इस टाइम पे ब्लूइश ग्रे सैंडस्टोन यूज किया जाता था जो भी स्कल्पचर्स हैं उन्हें बनाने के लिए। जबकि जो लेटर स्कूल यानी कि 500 AD में मड, ठीक है ना, मिट्टी यूज होने लगी, और स्टको। स्टको क्या होता है? एक मटेरियल होता है जिससे आप प्लास्टर करते हैं। तो स्टको ये यूज होने लगे स्कल्पचर्स बनाने के लिए। द इमेजेस ऑफ बुद्धा एंड बोधिसत्वास वर बेस्ड ऑन द ग्रीको रोमन पैंथियन एंड रिजेंबल्ड दैट ऑफ द अपोलो। तो अपोलो कौन है? ही इज अ ग्रीक गॉड। तो जो इसमें गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट में जो बुद्धा के स्कल्पचर्स बनाए थे, हाईली डेकोरेटिव थे, वेवी हेयर्स वगैरह होते थे। इन सब के कैरेक्टरिस्टिक मैं अलग से एक चार्ट में बताऊंगी आप लोगों को। तो उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से उसको डेकोरेट किया जाता था, और जो फेस था बुद्धा का, वो जो ग्रीक गॉड थे अपोलो, उनसे मिलता हुआ था। तो ये था गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट। दूसरा स्कूल था मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। तो मथुरा स्कूल इट फ्लरिश्ड ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना रिवर इन द पीरियड बिटवीन 1st and 3rd centuries BC। तो ये इसका पीरियड था 1st and 3rd century BC के बीच में फ्लरिश हुआ था ये वाला स्कूल। द स्कल्पचर्स ऑफ दिस स्कूल वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्टोरीज एंड इमेजरीज ऑफ ऑल द 3 रिलीजन्स ऑफ द टाइम। तो इसमें जो स्कल्पचर्स बनाते थे वो तीनों धर्म जो थे उस समय, बुद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदुइज्म, तीनों से इन्फ्लुएंस होके बनते थे इसके स्कल्पचर्स। The images were modeled on the earlier yaksha images found during the Mauryan period। तो मौर्यन पीरियड में मैंने आपको यक्ष और यक्षिणी के बारे में पढ़ाया था, तो उसी से इन्फ्लुएंस होके बनते थे, उन्हीं को मॉडलिंग, उन पे ही मॉडल होते थे। ठीक है, जो यक्ष इमेज थी उन पे ही मॉडलिंग करके, उनको मॉडल करके इसकी इमेजेस बुद्धा की और जो भी जैनिज्म और हिंदुइज्म से रिलेटेड बाकी इमेजरीज हैं वो बनाई जाती थी। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, स्ट्राइकिंग यूज ऑफ सिम्बॉलिज्म इन द इमेजेस। ठीक है, सिम्बॉलिज्म का बहुत यूज होता था मथुरा स्कूल में। द हिंदू गॉड्स दे वर प्रेजेंटेड और रिप्रेजेंटेड यूजिंग देयर अवयुधास। अवायुध्स या अवयुधास जो होते हैं उनसे रिप्रेजेंट करा जाता था। जैसे एग्जाम्पल दिया जाए तो शिव इज शोन थ्रू द लिंगा एंड मुखालिंगा।
तो शिव का एक सिंबॉलिज्म होता था कि ऐसे करके एक है अगर कोई स्कल्पचर, इसका मतलब ये शिव है, शिवलिंग है ये, तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड थ्रू दिस लिंग। या फिर जैसे बुद्धा था, बुद्धा थे जो, उनके अराउंड ऐसे चक्र, जैसे हमने भी सीरियल्स या हम मूवीज़ देखते हैं तो उसमें भी भगवान जो होते हैं उनके पीछे एक बड़ा सा ऐसे हैलो होता है, ठीक है ना, बड़ा सा ऐसे चक्र होता है जो हमेशा रोशनी फेंकता रहता है। तो वो चीज़ बनाई गई थी, वो लार्जर थे, ठीक है ना। हैलो जो है गंधारा स्कूल में भी बनाया जाता था, बट मथुरा स्कूल में जो हैलो बनता था बुद्धा के अराउंड वो बहुत बड़ा था, और भी बड़ा था। एंड इट इज़ डेकोरेटेड विद द ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स, और ये जो डेकोरेट किया जाता था ज्योमेट्रिकल पैटर्न से इसको डेकोरेट किया जाता था। देन बुद्धा इज ऑल्सो शोन टू बी सराउंडेड बाय टू बोधिसत्व, पादमपनी होल्डिंग अ लोटस एंड वज्रपानी होल्डिंग अ थंडर बोल्ट। तो इसमें एक और चीज़ थी, बुद्धा के दोनों तरफ जो है दो बोधिसत्व को भी दिखाया जाता था, जिसमें से एक थे पादमपानी, इन्होंने एक लोटस पकड़ रखा था, कमल का फूल, और दूसरे थे वज्रपानी, वज्रपानी ने एक थंडर बोल्ट पकड़ रखा था। वज्र मतलब वो होता है वज्र, ऐसे करके एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे ऐसे थंडर बोल्ट लाइटनिंग आती है, तो वो पकड़ रखा था। तो इस तरह का था मथुरा स्कूल। थर्ड आता है अमरावती स्कूल। सो अमरावती स्कूल इट डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ कृष्णा रिवर। तो कृष्णा रिवर साउथ में थी, तो डेवलप इन साउथ इंडिया अंडर द पैट्रोनेज ऑफ सतवाहना रूलर्स। तो सतवाहना रूलर्स जो थे साउथ के रूलर्स थे, तो उनके अंडर ये स्कूल जो है वो डेवलप हुआ था। अब जो बाकी टू स्कूल्स थे जो हमने अभी पढ़े, यानी कि गंधारा और मथुरा स्कूल, दे फोकस्ड ऑन सिंगल इमेजेस, वो एक एक इमेज पे फोकस करते थे। जबकि अमरावती स्कूल जो था इट पुट मोर एम्फेसिस ऑन द यूज ऑफ डायनामिक इमेज या नैरेटिव आर्ट। इसमें क्या है, ज़्यादा डेकोरेशन नहीं होती थी, इसमें स्टोरीज बताई जाती थी। उसमें तो एक सिंगल इमेज पे फोकस किया जाता था, इसमें पूरी स्टोरी बताई जाती थी इस कल्चर से या उस आर्ट से कि ये हो रहा है इसमें। तो स्कल्पचर्स जो थे जैसे इस स्कूल के, देवर मेड एक्सेसिव यूज ऑफ द त्रिभंगा पोस्चर। तो त्रिभंगा पोस्चर मैंने आपको हड़प्पन आर्ट एंड आर्किटेक्चर में पढ़ाया था, अगर आप लोगों ने वो वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसको देख लें। त्रिभंगा पोस्चर होता है जब बॉडी जो है वो 3 बेंड होते हैं बॉडी में, ठीक है ना, बॉडी विथ 3 बेंड्स, 1 2 3, तो उसको त्रिभंगा पोस्चर बोलते हैं। तो उसमें बनाई जाती थी इसकी ज़्यादातर इमेजेस। अब हम एक बार पूरा एक तरह से कंपैरेटिव चार्ट देख लेते हैं जो कि इन तीनों स्कूल्स का है। गंधारा स्कूल जो था उसमें हेवी इन्फ्लुएंस था ग्रीक या हेलेनिस्टिक स्कल्पचर का, इसलिए उसे इंडो ग्रीक आर्ट बोलते थे। जो मथुरा स्कूल था और अमरावती स्कूल था, दोनों ही देवर डेवलप्ड इंडिजिनियसली, इसमें कोई बाहर का इन्फ्लुएंस नहीं था, ये प्योर इंडियन आर्ट थी, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गया गंधारा स्कूल का इन दोनों से। दूसरा इंग्रेडिएंट मैंने आपको बताया था, गंधारा स्कूल में 2 टाइम डेवलप हुआ था, एक तो 50 BC में और एक 500 AD में। तो 50 BC वाला जो पीरियड था उसमें ब्लूइश ग्रे सैंडस्टोन यूज होता था, जबकि जो 500 AD वाला पीरियड था उसमें मड और स्टको यूज होते थे, प्लास्टरिंग मटेरियल। जो मथुरा स्कूल था उसमें जो स्कल्पचर्स होते थे वो रेड सैंडस्टोन के बनते थे, और उन रेड सैंडस्टोन में भी स्पॉट्स होते थे, तो इट वाज स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन से बनते थे। और अमरावती स्कूल जो था वो सबसे अलग था, उसमें मार्बल्स, वाइट मार्बल के थ्रू स्कल्पचर्स बनाए जाते थे। देन कम्स दी गंधारा स्कूल अगेन। तो रिलीजियस इन्फ्लुएंस जो था मेनली बुद्धिस्ट था, बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर्स ही बनाए जाते थे गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट में। जबकि मथुरा स्कूल में तीनों रिलीजन्स थे, जैसे हिंदुइज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म। और अमरावती स्कूल में भी अगेन बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस था। तो इसमें मथुरा स्कूल डिफरेंट हो गया कि उसमें तीनों तरह का इन्फ्लुएंस था, तीनों धर्मों के बारे में बताया जाता था, हिंदू, जैन और बुद्ध। जबकि अमरावती और गंधारा दोनों में मेनली बुद्ध इन्फ्लुएंस था, बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस था, उसमें सिर्फ बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर किया जाता था। पैट्रोनेज क्या था, जो गंधारा और मथुरा स्कूल थे दोनों ही डेवलप हुए थे अंडर कुशाना रूलर्स, जबकि अमरावती स्कूल डेवलप्ड इन साउथ एंड इट डेवलप्ड अंडर दी सतवाहना रूलर्स। सतवाहना रूलर्स के अंदर में काफ़ी इसकी डेवलपमेंट हुई थी। अब एरिया क्या था डेवलपमेंट का, जो गंधारा स्कूल था वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, मैंने बताया था पंजाब और उस तरफ था, जो कि मॉडर्न डे एरिया ऑफ कांदाहार है, कांदाहार अफगानिस्तान में एक जगह है, तो उस तरफ ये डेवलप हुआ था। और मथुरा स्कूल जो है वो मथुरा के अराउंड डेवलप हुआ था, जो यूपी साइड है हमारा वहाँ पे। और अमरावती स्कूल साउथ में डेवलप हुआ था, जो कृष्णा गोदावरी लोअर वैली है हमारी, नागार्जुन कोंडा और अमरावती के पास जो साउथ में है वहाँ पे डेवलप हुआ था। तो तीनों का एरिया ऑफ डेवलपमेंट अलग अलग था। अब फीचर्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें वो है फीचर्स क्या थे। तो गंधारा स्कूल में बुद्धा इज शोन इन अ स्पिरिचुअल स्टेट विद वेवी हेयर। तो मैंने आपको जो पिक्चर दिखाई थी एक बार फिर देख लो आप, तो ये पिक्चर है बुद्धा की, ये है गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट में। तो देखो ये वेवी हेयर है इसमें, और आईज जो हैं देवर हाफ क्लोज्ड।
तो आईज हाफ क्लोज कब होती हैं? जब ऐसा लगता है कि हाँ आप मेडिटेट कर रहे हो, तो उस पोजीशन में इन्हें दिखाया गया है एज इफ ही इज डूइंग मेडिटेशन। अ प्रोट्रूबरेंस इज शोन ऑन द हेड सिग्निफाइंग द ऑमनिसेंस ऑफ बुद्धा। एक प्रोट्रूबरेंस दिखाया है इनके हेड पे, ये जो प्रोट्रूबरेंस दिखाया है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑमनीसेंस ऑफ बुद्धा, मतलब बुद्धा हर जगह है। ऑमनीसेंस का मतलब यही होता है कि बुद्धा हर जगह है। फिर दूसरा आता है हमारा अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। तो अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट में रेड सैंडस्टोन यूज किया है, देखो रेडिश दिख रहा है, और इसमें बुद्धा को बहुत डिलाइटेड मूड में दिखाया गया है, ठीक है ना। बुद्धा इज शोड इन अ डिलाइटेड मूड और स्माइलिंग फेस के साथ दिखाया गया है उन्हें। इसमें बॉडी जो है उसे काफी मस्कुलर बनाया गया है और उन्होंने इसमें टाइट ड्रेस पहन रखी है, काफी मस्कुलर दिखा, एकदम बॉडी बिल्डर की तरह दिखाया है बुद्धा को, ठीक है। तो बुद्धा जो है वो पद्मासन करके एक आसन होता है उसमें बैठे हुए हैं। तो पद्मासन कौन सा आसन होता है? जब हम क्रॉस लेग के साथ बैठते हैं तो उस आसन को हम पद्मासना बोलते हैं। तो ये देखो ये क्रॉस लेग के साथ बैठे हुए हैं, ठीक है। और इसमें अलग अलग मुद्रास भी दिखाई थी, जैसे ये मुद्रा है एक, उन्होंने ऐसे हाथ यों कर रखा है, एक हाथ उनका पैर पे रखा हुआ है जो लेफ्ट हैंड है। और इसमें भी एक प्रोट्रूबरेंस दिखाई थी सिमिलर, जैसे कि गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट में थी, सेम वैसे ही इसमें भी एक प्रोट्रूबरेंस दिखाई गई। नेक्स्ट आता है अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। तो अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट में बताया था मैंने आपको, नैरेटिव आर्ट है, यहाँ पे जो स्टोरीज हैं बुद्धा से रिलेटेड वो दिखाई गई हैं। तो इसमें जो है फेशियल फीचर्स पे या डेकोरेटिव फीचर्स पे, एक इंडिविजुअल जो है बुद्धा के फीचर्स पे कम ध्यान दिया गया है। उसमें जनरली जो है बुद्धा और जो जातक टेल्स आपने पढ़ी हुई होंगी जब आप छोटे होंगे, जब आपने जातक टेल्स पढ़ी हुई होंगी, तो उस बारे में उसकी स्टोरीज दिखाई गई हैं अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट में। जो जातक टेल्स में क्या बताया गया है, प्रीवियस लाइफ जो थी बुद्धा की बोथ ह्यूमन और एनिमल फॉर्म में, वो बताई गई है कि बुद्धा बनने से पहले जो बुद्धा की लाइफ थी वो कैसी थी। मतलब उन्होंने कितने, जो उनकी योनि बोलते हैं ना कि हमने इस योनि में जन्म लिया, इस योनि में जन्म लिया, इतने जन्म हुए, उसके बाद हमें ह्यूमन बीइंग का फॉर्म मिला। तो ऐसी जातक टेल्स हैं उसमें यही बताया गया है कि बुद्धा बनने से पहले उन्होंने जितने भी जन्म लिए एज एनिमल और एज ह्यूमन, वो उनकी स्टोरीज इसमें बताई गई हैं। तो आप जैसे इसमें देख भी सकते हो पिक्चर में, एक इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल पे ऐसा ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है, ठीक है ना। तो ज़्यादा डेकोरेटिव नहीं होता था क्योंकि एक नैरेटिव आर्ट थी, बहुत सारे लोग बनाने होते थे, तो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे आप ध्यान नहीं दे सकते, तो लेस एम्फेसिस होता था इंडिविजुअल फीचर्स पे बुद्धा के। ओके, सो ये हो गए हमारे डिफरेंसेस जो आप लोगों को याद रखने हैं। आपको इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। टेलीग्राम ग्रुप है मेरा जहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते। ओके, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि लास्ट टॉपिक है आज का, ग्रीक आर्ट और रोमन आर्ट के बारे में। तो ग्रीक और रोमन स्टाइल्स जो थी उनमें कुछ डिफरेंसेस थे, लेकिन जो गंधारा स्कूल था हमारा वो इन दोनों स्टाइल्स को इंटीग्रेट करके अपने स्कल्पचर्स बनाता था। मतलब उसमें ग्रीक स्टाइल भी दिखती थी हमें और रोमन स्टाइल भी। अब जो ग्रीक स्टाइल है उसमें क्या होता था, द आइडियलिस्टिक स्टाइल ऑफ ग्रीक्स इज रिफ्लेक्टेड इन द मस्कुलर डिपिक्शंस ऑफ गॉड्स एंड अदर मैन शोइंग स्ट्रेंथ एंड ब्यूटी। तो जो ग्रीक्स थे उनका आइडियलिस्टिक स्टाइल किस चीज़ में रिफ्लेक्ट होता था कि ये गॉड्स को मस्कुलर डिपिक्शन में शो करते थे, मतलब कि बॉडी बिल्डर हमारे भगवान है उस टाइप से ये शो करते थे। अच्छी खासी उनकी जो है बॉडी वगैरह अच्छी होती थी, मतलब ज़्यादातर ध्यान ये लोग स्ट्रेंथ और ब्यूटी पे देते थे कि किस तरह से भगवान को और सुंदर से सुंदर बनाया जा सके। Now lots of Greek mythological figures from the Greek Parthenon have been sculpted using marble. अब ग्रीक पार्थेनन क्या है, जो वहाँ के टेम्पल्स होते हैं उनको हम पार्थेनन बोलते हैं। तो ग्रीक पार्थेनन के जो बहुत सारे ग्रीक माइथोलॉजिकल फिगर्स हैं उन्हें मार्बल के थ्रू स्कल्प्ट किया गया है, मतलब मार्बल से बनाया गया है। तो ये तो हो गए हमारे ग्रीक आर्ट या ग्रीक फिगर्स जो होते हैं। दूसरी तरफ रोमन्स क्या करते थे, दे यूज्ड आर्ट फॉर ऑर्नामेंटेशन एंड डेकोरेशन एंड इज रियलिस्टिक इन नेचर एज अपोज टू ग्रीक आइडियलिज्म। तो रोमन्स जो है वो ऑर्नामेंटेशन और डेकोरेशन की आर्ट को ज़्यादा यूज़ करते थे और वो रियलिस्टिक tरीके से अपनी आर्ट को प्रिपेयर करते थे, बजाय के ग्रीक के जो कि आइडियलिस्टिक तरीके से अपनी आर्ट को प्रिपेयर करते थे। रोमन आर्ट जो है वो रियलिज्म को प्रोजेक्ट करती थी और जो हमारे रियल लोग हैं, मेजर हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, उनको डिपिक्ट करती थी, उनको प्रोजेक्ट करती थी। तो जो हमारे ग्रीक्स थे वो भगवान पे ज़्यादा ध्यान देते थे आइडियलिस्टिक स्टाइल पे, और जो रोमन आर्ट थी वो रियलिज्म पे ज़्यादातर बेस्ड होती थी। रोमन्स जो हैं वो अपने स्कल्पचर्स में कंक्रीट का यूज़ करते थे और ये लोग म्यूरल पेंटिंग्स के लिए भी काफ़ी फेमस थे। म्यूरल पेंटिंग्स क्या होती हैं, जो पेंटिंग्स हम डायरेक्टली किसी दीवार पे या सीलिंग पे या किसी भी परमानेंट स्ट्रक्चर पे बनाते हैं उसको हम बोलते हैं म्यूरल पेंटिंग्स।
मैं आपको ग्रीक आर्ट और रोमन आर्ट दोनों का एक एक स्कल्पचर दिखा देती हूँ। तो देखो, ये हमारी ग्रीको रोमन आर्ट है और ये हमारा रोमन पोर्ट्रेचर है। तो इन दोनों में डिफरेंस दिखाई दे रहा है आप लोगों को। इसमें भगवान को कितना ज़्यादा मस्कुलर वगैरह और ये सब चीज़ दिखाई गई है और बहुत ज़्यादा डेकोरेशन की गई है, लेकिन इसमें ऐसी चीज़ नहीं है। यहाँ पे रियल लोगों को दिखाते थे, हिस्टोरिकल इवेंट्स जो हैं उन्हें शो करते थे। ओके, क्लियर है। सो ये था हमारा पोस्ट मॉडर्न आर्ट। मैं होप करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा उसमें हम अलग अलग मुद्रास जो हैं बुद्धा की, उनके बारे में बात करेंगे। वो एक अलग से लेक्चर लूंगी मैं, जिससे वो इजीली क्लियर हो जाए। और उसके क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी बार यूपीएससी में पूछे भी गए हैं, तो उनमें स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है कि कौन सी मुद्रा में क्या चीज़ है। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करें। सो इस लेक्चर में अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके अलावा इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ओके, सो गाइज, अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा सो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, जिससे आगे भी आप लोगों को इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहे। सो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।